जागो, समय समाप्त हो रहा है। यहाँ सोचने वाली बात है। बुद्ध एक बार जेतवन में उपदेश दे रहे थे और अंत में उन्होंने कहा, जागो, समय समाप्त हो रहा है। 1 घंटे बाद वह अपने निकटतम शिष्यों के साथ बाहर निकले, जिनमें सदैव सेवा करने वाले आनंद और हमेशा जिज्ञासु शारिपुत्र भी शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग अभी भी प्रबुद्ध ऋषि की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। बुद्ध एक शांत कोने में द्वार के पास रुक गए ताकि भीड़ छंट जाए और वे वहां से गुजर सकें। तभी एक महिला ने उसे देखा और दौड़ती हुई आई। तथागत उसने झुकते हुए कहा, मैं एक नर्तकी हूँ और मुझे शहर के सबसे अमीर व्यापारी की हवेली में प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित किया गया था। यह बात मेरे दिमाग से पूरी तरह उतर गई थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं। जब आपने यह कहकर समापन किया, जागो, समय समाप्त हो रहा है, इसने मुझे आज मेरी प्रतिबद्धता की याद दिला दी। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आज मुझे जो भी प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। वे मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे कि एक आदमी बुद्ध के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। बुद्ध ने उससे उठने को कहा। हे शास्ता, उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप कभी किसी का मूल्यांकन नहीं करते, इसलिए मुझे अपना सच आपके सामने कबूल करना होगा। कई महीनों से मेरी नजर एक अमीर आदमी के घर पर है, जहां मैं सेंध लगाने और चोरी करने का इरादा रखता हूं। आज मैंने उन्हें आपके प्रवचन में भाग लेते देखा और बाद में अपने परिवार को बताया कि वे दूसरे शहर जा रहे हैं। आपकी आखिरी पंक्ति, जागो, समय खत्म होता जा रहा है, एक झटका लगा। मैं जानता हूं कि आपने मुझे संकेत दे दिया है और मैं आज रात अपने मिशन में सफल होने जा रहा हूं। अगर मुझे अच्छा इनाम मिले तो मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। तथागत केवल मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। बुद्ध ने तीसरे व्यक्ति में खुद का जिक्र करते हुए उस व्यक्ति से कहा, तथागत कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति की भलाई को नुकसान पहुंचाए। मैं बस इतना जानता हूं कि उपदेश में आपकी अंतिम टिप्पणियां मेरे लिए थीं, उस व्यक्ति ने कहा और बड़े सम्मान के साथ बुद्ध से विदा ली। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कह पाते, वह आदमी पीछे हट गया। कितना अजीब आदमी है, शारिपुत्र ने आनंद से फुसफुसाकर कहा। आनंद ने बदले में केवल मुस्कुरा दिया। न्याय मत करो, बुद्ध ने उन दोनों को धीरे से डांटा। जल्द ही यह बात फैल गई कि जागृत ऋषि अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर टहल रहे हैं और भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वापस जाना ही बेहतर होगा।
तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो अच्छे कपड़े पहने हुए था और किसी अमीर व्यक्ति की तरह सज-धज कर तैयार था, बुद्ध को रास्ते में ही रोक लिया। हे भंते, सदा दयालु बुद्ध, उसने हाथ जोड़कर और आंखें डबडबाकर कहा, मैं अपना सारा जीवन भौतिक चीजों के पीछे, इस लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दौड़ता रहा। अधिक प्रसिद्धि, अधिक सोना, आलीशान मकान, अय्याशी, छल और अनैतिक विचार, यही मेरे जीवन का सारांश है। किसके लिए, किस लिए, मुझे आश्चर्य है। आपके आज के प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी, विशेषकर जब आपने समापन वक्तव्य दिया, जागो, समय समाप्त हो रहा है। इतने दृढ़ विश्वास के साथ मुझे तुरंत पता चल गया कि यह मेरे लिए है। मैंने भौतिक प्रयासों से हटने और निर्वाण की दिशा में लगन से काम करने का फैसला किया है। मैं तुम्हें कभी कैसे चुकाऊंगा? बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और अपने निवास पर लौट आए, जहां पेड़, पक्षी, हिरण और शांत गोपनीयता उनका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने उनके पैर धोए और शारिपुत्र ने उन्हें नारियल पानी दिया। अनुरुद्ध और सुभूति ने उसे पंखा झलना शुरू कर दिया, जबकि नंदा और उपाली ने उसकी विश्राम कुटिया को ठंडा करने के लिए उसकी फूस की दीवारों पर छिड़कने के लिए पानी की बाल्टियां भर दीं। ध्यान दो मेरे आध्यात्मिक पुत्रों, बुद्ध ने उन्हें करीब बुलाया। तथागत ने पूरी मंडली के लिए एक ही बयान दिया, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग था। हर एक ने अपनी समझ, सुविधा और परिस्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या की। इसलिए मैं कहता हूँ, आपकी मुक्ति केवल आप पर निर्भर करती है। क्या आपने देखा है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे कार्यों को स्वीकार नहीं करता है या हम उनके कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम संघर्ष में पड़ जाते हैं? उनकी हरकतें सही नहीं लगती, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका नजरिया हमारे जैसा नहीं है। हो सकता है कि वे एक ही संस्कृति में पले बढ़े हों, हो सकता है कि उन्होंने आपके जैसे ही स्कूल में पढ़ाई की हो सकता है कि वे भी आपके ही घर में पले बढ़े हों, और फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुनिया को उसी माध्यम से देखते हैं, आंखों का एक ही सेट। उपरोक्त कहानी में उन्होंने सही दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ है एक ऐसा दृष्टिकोण जो अहिंसक हो विचारों, वाणी और कार्यों में, कि मैं जो महसूस करता हूँ और सबसे ऊपर जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यह या तो मेरे कार्यों या मेरी कंडीशनिंग का परिणाम है। वास्तव में अष्टांगिक श्रेष्ठ मार्ग सही दृष्टि से शुरू होता है, क्योंकि उनके अनुसार, और मैं सहमत हूँ, संपूर्ण समझ के अभाव में बाकी सभी चीजें बिखर जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सही दृश्य में निम्नलिखित शामिल हैं। एक, हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं।
2. मृत्यु अंत नहीं है। 3. हमारे कार्यों और विश्वासों का परिणाम मृत्यु के बाद होता है। यदि 2 लोग दुनिया को एक ही तरह से देख सकें, तो उनमें एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष नहीं होगा। और आमतौर पर यही पूरा संघर्ष है, दूसरे व्यक्ति को आपका दृष्टिकोण देखने में या आपको उनका दृष्टिकोण देखने में मदद करना। मैंने महसूस किया है कि यह वेतन हमेशा मौद्रिक नहीं होता है। अक्सर यह तिरछी नैतिकता और सामाजिक कंडीशनिंग के रूप में हमारी कसकर पकड़ी गई मान्यताओं से ज्यादा कुछ नहीं होता है, जिसका सामना हम व्यक्तिगत, पारस्परिक और व्यावसायिक स्तर पर हर समय करते हैं। किसी भी स्थिति में वांछित परिणाम प्राप्त करना लगभग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरे व्यक्ति को अपनी कहानी खरीदने के लिए राजी कर सकते हैं या नहीं। 2 लोगों या संस्थाओं के बीच शांति तभी कायम रह सकती है जब वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को देख सकें। इसके बारे में सोचो। यह सभी संघर्षों का मूल कारण है। हमारे सर्वव्यापी संघर्षों का आधार है दूसरा व्यक्ति या पक्ष यह नहीं समझता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं या वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और इसके विपरीत भी हम उनके तरीकों को स्वीकार या समझ नहीं सकते। प्रतिमान को बदलने, रंगीन लेंस को हटाने और दुनिया को वैसे ही देखने का साहस रखने के लिए धैर्य, सहानुभूति और ज्ञान, कभी-कभी मार्गदर्शन भी की आवश्यकता होती है। वास्तव में विचारों की गैर परीक्षा अच्छे ध्यान के 6 सिद्धांतों में से एक है। जब तक आप पानी को हिलाना बंद नहीं करते तब तक आप तालाब की सतह पर क्या है यह नहीं देख सकते। जब मन निर्णय और विश्लेषण से भरा हो तो उसे शांत करना, ताकि आप चीजों को वैसे ही देख सकें जैसे वे हैं, यही ध्यान है। मेरा सही दृष्टिकोण से यही मतलब है। आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र ने एक दिन उससे पूछा। मुल्ला ने कहा, यह बहुत आसान है मेरे दोस्त। मेरी एक सुंदर और बुद्धिमान पत्नी है। चाहे मेरा दिन कितना भी तनावपूर्ण क्यों न हो, मैं घर जाता हूँ और उसके साथ एक शांत अंतरंग शाम बिताता हूँ और मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है। वास्तव में यह काम करता है, मुझ पर विश्वास करो। उसके मित्र ने बुद्धिमान सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया। लगभग 2 सप्ताह बाद जब मुल्ला अपना खाना खा रहा था, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह उसका दोस्त था जो नीचे की ओर देख रहा था। हाँ आप? अब सब ठीक? मुल्ला चिल्लाया। मैं बहुत तनाव में हूँ मुल्ला, उसने कहा, और मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक शांत शाम बिताने के लिए तैयार हूँ। अब आप जानते हैं कि दुनिया को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने का मेरा क्या मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें वही करना चाहिए जो वे अपनी दुनिया में करते हैं।
अक्सर इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि हम अपनी दुनिया में संभावनाओं की एक पूरी श्रृंखला लेकर आते हैं ताकि हम स्थिर और प्रतिगामी न बने। आखिरकार किसी भी स्तर पर प्रगति जीवन के एक नए तरीके, एक नए आयाम, एक और दृष्टिकोण को स्वीकार करने से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने आप को चुनौती दो। एक नए जीवन की यात्रा एक नए तरीके की सोच से शुरू होती है। जागो, समय समाप्त हो रहा है।